अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बर्लिन वॉल के बारे में। एक ऐसी दीवार जिसने जर्मनी को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस दीवार को कब तामीर किया गया था और क्यों तामीर किया गया था, और इसके अलावा बात करेंगे कि कैसे एक गवर्नमेंट के स्पोक पर्सन की गलती की वजह से ये दीवार टूट गई और जर्मनी दोबारा से एक हो गया। सबसे पहले हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं दूसरी जंग अजीम से। दूसरी जंग अजीम में दो मेन ग्रुप आमने सामने थे, एक अलाइड ग्रुप था और दूसरा एक्सिस ग्रुप था। अलाइड ग्रुप में यूएसए, फ्रांस, यूके और यूएसएसआर था, जबकि एक्सिस ग्रुप में जर्मनी, इटली और जापान था। दूसरी जंग अजीम 1945 में ख़त्म हुई और जब ये ख़त्म हुई तो अलाइड फोर्सेस ये जंग जीत चुकी थी और एक्सिस फोर्सेस की यानी जर्मनी की इसमें हार हो चुकी थी। जर्मनी की हार के बाद अलाइड फोर्सेस का जर्मनी पर कब्जा हो गया था। अब चूंकि अलाइड फोर्सेस में चार मेन ग्रुप्स थे तो जर्मनी को भी इन चारों ममालिक ने चार हिस्सों में डिवाइड कर लिया। ये वाला पार्ट यूएसए, फ्रांस और यूके के हिस्से में आया, जबकि ये वाला पार्ट यूएसएसआर के हिस्से में आया। जिस तरह इन चार ग्रुप्स ने जर्मनी को डिवाइड किया था उसी तरह इन्होंने बर्लिन को भी डिवाइड किया था। बर्लिन यूनाइटेड जर्मनी का कैपिटल था। बर्लिन के भी जर्मनी की तरह चार हिस्से किए गए और बर्लिन का ये वाला हिस्सा यूएसए, फ्रांस और यूके के कब्जे में आया, जबकि ये वाला हिस्सा यूएसएसआर के कब्जे में आया। अब ऐसा नहीं था कि जो अलाइड कंट्रीज थे इनके दरमियान इख्तिलाफात नहीं थे, इनके दरमियान भी बहुत ज़्यादा इख्तिलाफात थे। स्पेशली यूएसएसआर और बाकी तीनों मुल्कों के दरमियान बहुत ज़्यादा इख्तिलाफात थे, क्योंकि इन दोनों के दरमियान बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था। यूएसएसआर कम्युनिज्म को फॉलो करता था, जबकि यूएसए, फ्रांस और यूके कैपिटलिज्म को फॉलो करते थे और इन ममालिक में डेमोक्रेसी थी। तो दूसरे जंग अजीम ख़त्म होने के कुछ साल बाद यूएसए, फ्रांस और यूके ने यह डिसाइड किया कि वो उन हिस्सों को जो इनके कब्ज़े में आए हैं उनको एक ही मुल्क बना देंगे। तो इन्होंने अपने कब्ज़े वाले तीनों हिस्सों को मिलाकर एक ही मुल्क बना दिया और उसका नाम फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी रखा। और जब इन्होंने ये किया तो थोड़े ही दिन बाद यूएसएसआर ने भी अपने कब्जे वाले हिस्से में एक अलहदा मुल्क बना दिया और उसका नाम जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक रखा। इस तरह जर्मनी दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। एक तरफ एफआरजी था यानी फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी और दूसरी तरफ जीडीआर था यानी जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और बाद में ये दोनों कंट्रीज़ ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के नाम से मशहूर हुए। वेस्ट जर्मनी यानी एफआरजी पर यूएसए, यूके और फ्रांस का कब्ज़ा था, जबकि ईस्ट जर्मनी यानी जीडीआर पर यूएसएसआर का कब्ज़ा था। अगर हम जर्मनी के लोगों की बात करें तो उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं था और वो खुद को एक ही मुल्क का हिस्सा समझते थे। लेकिन अगर हम पॉलिटिकली बात करें तो दोनों कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। एक तरफ यूएसएसआर वाले पार्ट यानी ईस्ट जर्मनी में कम्युनिज्म थी और वहाँ पर हर चीज़ पर गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा कंट्रोल था, जबकि वेस्ट जर्मनी में कैपिटलिज्म थी और वहाँ पर डेमोक्रेसी थी और वहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा पावर दी गई थी। वेस्ट जर्मनी में डेमोक्रेसी होने की वजह से लोगों के पास बहुत ज़्यादा पावर थी, लोग ही गवर्नमेंट सेलेक्ट करते थे और उनको बिज़नेस करने की भी मुकम्मल आज़ादी थी। लेकिन ईस्ट जर्मनी में कम्युनिज्म होने की वजह से हर चीज़ पर गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा कंट्रोल था और वहाँ पर बिज़नेस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। इसलिए वेस्ट जर्मनी में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई और ईस्ट जर्मनी बहुत ज़्यादा पीछे रह गए। तो वेस्ट और ईस्ट जर्मनी में ये डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से बहुत सारे लोग ईस्ट जर्मनी से वेस्ट जर्मनी में जाने लगे। जाहिर है जहाँ पर लाइफ स्टैंडर्ड ज़्यादा अच्छा होगा लोग वहाँ पर जाएंगे, और ईस्ट जर्मनी से वेस्ट जर्मनी में जाना भी बहुत ज़्यादा आसान था। इसलिए 1949 से लेकर 1961 तक तकरीबन 30 लाख लोग ईस्ट जर्मनी से वेस्ट जर्मनी में गए। ये उस वक्त की ईस्ट जर्मनी की पॉपुलेशन का 20% बनता था और ये ईस्ट जर्मनी के लोगों का वेस्ट जर्मनी में शिफ्ट होना ईस्ट जर्मनी की गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो इसलिए इन लोगों को वेस्ट जर्मनी में जाने से रोकना ईस्ट जर्मनी की गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो इस चीज़ को रोकने के लिए ईस्ट जर्मनी की गवर्नमेंट ने ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के बॉर्डर पर एक बाड़ लगाई ताकि लोगों को वेस्ट जर्मनी में जाने से रोका जा सके। और एक और चीज़ कि जब ईस्ट जर्मनी के लोग वेस्ट जर्मनी में जाते थे तो वहाँ के लोग उन्हें वेलकम करते थे, क्योंकि लोगों के दरमियान किसी किस्म का भी इख्तिलाफ नहीं था। बल्कि जब लोग ईस्ट जर्मनी से वेस्ट जर्मनी में जाने की कोशिश करते थे तो वेस्ट जर्मनी वाले उनकी हेल्प करते थे इस काम में।
तो इसलिए लोगों के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं था। लेकिन ईस्ट जर्मनी की गवर्नमेंट लोगों को वेस्ट जर्मनी में जाने से रोकना चाहती थी, इसलिए उन्होंने ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के बॉर्डर पर एक बाड़ लगा दी ताकि लोगों को वेस्ट जर्मनी में जाने से रोका जा सके। बाड़ लगाने का ये काम 1961 में शुरू हुआ और बहुत ही कम अरसे में इस काम को मुकम्मल भी कर लिया गया। लेकिन अब यहाँ पर एक और भी इशू था। जिस तरह की हमने पहले बात की, जिस तरह ईस्ट और वेस्ट जर्मनी को डिवाइड किया गया था, इस तरह बर्लिन को भी डिवाइड किया गया था। बर्लिन यूनाइटेड जर्मनी का कैपिटल था और बर्लिन चारों तरफ से ईस्ट जर्मनी से घिरा हुआ था। तो जब गवर्नमेंट ने ईस्ट और वेस्ट जर्मनी की बॉर्डर पर बाड़ लगा दी तो लोग ईस्ट जर्मनी से वेस्ट बर्लिन में जाते थे और फिर वेस्ट बर्लिन से वेस्ट जर्मनी में चले जाते थे या फिर वेस्ट बर्लिन में ही सेटल हो जाते थे, क्योंकि वेस्ट बर्लिन में भी डेमोक्रेसी थी और कैपिटलिज्म थी और वेस्ट बर्लिन वेस्ट जर्मनी का ही पार्ट था, इसलिए वेस्ट बर्लिन से वेस्ट जर्मनी में जाना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था। तो अब गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि वो वेस्ट बर्लिन की बॉर्डर पर भी एक बाड़ लगाएंगे ताकि लोगों को वेस्ट बर्लिन में जाने से रोका जा सके। तो गवर्नमेंट ने वेस्ट बर्लिन के चारों तरफ, क्योंकि जो वेस्ट बर्लिन था वो ईस्ट जर्मनी से चारों तरफ से घिरा हुआ था, तो इसलिए गवर्नमेंट ने वेस्ट बर्लिन के चारों तरफ बाड़ लगा दी। लेकिन लोग इस बाड़ से रुक नहीं रहे थे, तो गवर्नमेंट इस बाड़ को मजबूत से मजबूत करती गई और एक वक्त ऐसा भी आया जब ये बाड़ एक दीवार में बदल गई थी और इस दीवार को ही बर्लिन वॉल का नाम दिया गया। अब यहाँ पर कुछ लोग ये समझते हैं कि जो बर्लिन वॉल थी वो ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी के दरमियान थी, लेकिन हकीकत में ये दीवार वेस्ट बर्लिन के चारों तरफ की गई थी ताकि लोगों को ईस्ट जर्मनी से वेस्ट बर्लिन में आने के लिए रोका जा सके। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि इस दीवार को कितना मजबूत बनाया गया था। सबसे पहले तारों की एक बाड़ लगाई गई थी और यहाँ पर नीचे भी तारें बिछाई गई थी ताकि अगर कोई इस बाड़ को पार करने में कामयाब हो भी जाता है तो वो इस बाड़ को पार करके आगे आएगा तो वो यहाँ पर फंस जाएगा। और उसके बाद थोड़े फासले पर टावर बनाए गए थे ताकि अगर कोई बाढ़ को पार करने में कामयाब हो जाता है और किसी तरह बचकर वो आगे भी निकल आता है तो इन टावर्स पर खड़े आर्मी के लोग उसे मार देते थे। अगर कोई इन आर्मी के लोगों से बच भी जाता है तो उसके बाद एक दीवार बनाई गई थी और यही बर्लिन वॉल थी। तो इस तरह गवर्नमेंट लोगों को ईस्ट जर्मनी से वेस्ट जर्मनी में जाने से रोकती थी। ऐसा नहीं था कि इस दीवार के बन जाने के बाद लोगों ने इसको पार करने की कोशिश नहीं की। 1961 में जब ये दीवार बनाई गई थी और 1989 तक यानी इस दीवार के गिरने तक तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस दीवार को पार करने की कोशिश की और 5000 के करीब लोग ये काम करने में कामयाब भी रहे और 150 से ज़्यादा लोगों की इसमें मौत हुई। लोग ये दीवार क्रॉस करने के लिए बहुत से तरीके आजमाते थे। कुछ लोग नहर में कूद जाते थे और स्विम करके दूसरी तरफ निकल जाते थे। कुछ लोगों ने अपने घरों के अंदर से सुरंगें बना ली थी जो वेस्ट बर्लिन में जाकर निकलती थी और इसी तरह कुछ लोगों ने हॉट एयर बालून में बैठकर इस दीवार को क्रॉस करने की कोशिश की। यानी आप समझ सकते हैं कि उस वक्त के लोग यानी ईस्ट जर्मनी के लोग यूएसएसआर से कितने तंग आ चुके थे। तो जब बॉर्डर को क्रॉस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया तो लोग अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे कि उन्हें वेस्ट बर्लिन में जाने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि उनके बहुत से रिश्तेदार बॉर्डर के उस पार रहते थे जिनसे वो मिलने के लिए जाया करते थे, लेकिन अब उनका आना जाना मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका था। तो अब लोग गवर्नमेंट के खिलाफ बाहर निकल आए और प्रोटेस्ट करने लगे और कुछ लोग जो जर्मनी के नेबरिंग कंट्रीज़ थे यानी कुछ लोग पहले चेकोस्लोवाकिया जाते थे और फिर वहाँ से वो वेस्ट जर्मनी में चले जाते थे। तो जब लोगों का प्रेशर गवर्नमेंट पर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि वो बॉर्डर क्रॉस करने में जो उन्होंने पाबंदियां लगा रखी हैं वो उनमें थोड़ा रिलैक्सेशन देंगी ताकि लोग बॉर्डर क्रॉस कर सकें, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना भी ज़रूरी होगा। तो गवर्नमेंट ने ऐसा करने के लिए बहुत सी पॉलिसीज़ बनाई और बहुत से नए कानून बनाए और 9 नवंबर 1989 को गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि वो इन सारी नई पॉलिसीज़ और नए कवानीन को अनाउंस करेंगी। तो इन सारी चीज़ों को अनाउंस करने के लिए गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन गुंटर शबास्की ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन सारी चीज़ों को अनाउंस किया, लेकिन उसने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से रीड नहीं किया था और ना ही वो उस मीटिंग में शामिल था जब ये कवानीन बनाए जा रहे थे। तो एक सहाफ़ी ने उससे सवाल पूछा कि ये कवानीन कब से लागू होंगे, तो उन्होंने कहा कि ये अभी से ही लागू होते हैं, हालांकि वो अगले दिन से लागू होने थे। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो यूट्यूब पर भी मौजूद है, आप देख सकते हैं।
तो जब उन्होंने ये कहा कि ये अभी से ही लागू होते हैं, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव थी। तो मीडिया ने, जो ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी का मीडिया था, इस चीज़ को इस तरह से कवर किया कि लोगों में ये तासुर गया कि जो दीवार है वो टूटने वाली है और जर्मनी दोबारा से एक होने वाला है। तो बहुत से लोग ईस्ट जर्मनी के और वेस्ट जर्मनी के दीवार के पास पहुंच गए और बॉर्डर के खुलने का इंतज़ार करने लगे। लोगों की तादाद लाखों में थी। जो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे, जब उन्होंने लोगों को बॉर्डर की तरफ बढ़ते हुए देखा तो उन्होंने अपने सीनियर्स को फ़ोन किया कि क्या किया जाए। तो उनके सीनियर्स को भी नहीं पता था कि क्या करना था। उन्होंने गार्ड्स को यही कहा कि आप लोगों को रोकने की कोशिश करें, लेकिन लोगों की तादाद तो लाखों में थी, इसलिए सिक्योरिटी गार्ड भी पीछे हट गए और लोगों को उन्होंने आगे जाने दिया। और इस तरह लाखों की तादाद में लोग ईस्ट बर्लिन से वेस्ट बर्लिन में चले गए और इस तरह जर्मनी दोबारा से एक हो गया। लेकिन जाहिर है जर्मनी के एक होने की बात ये एक मिस्टेक थी, ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं थी। तो 3 अक्टूबर 1990 को गवर्नमेंट ने जर्मनी को दोबारा से रीयूनिफाई करने की अनाउंसमेंट की। इस तरह जर्मनी दोबारा से एक हो गया। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने बर्लिन वॉल के बारे में बात की। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।